MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यह जलवायु विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 11 की है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में देखेंगे। वायुदाब और पवन क्या होते हैं, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन, वर्षा के प्रकार, वर्षा विश्व में कहाँ कहाँ होती है, और जलवायु के विश्व के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, इसको हमें देखना है। और ये सारे के एमसीक्यू क्वेश्चन हम एक साथ करा देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आज के जो पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, उस हिसाब से अगर चलते हैं तो क्वेश्चन आपके सारे सही हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की। और आपको कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से विकिरित होने वाली किस प्रकार की तरंगों को बाहर जाने से रोकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लंबी या दीर्घ तरंगों को कैसे रोकता है? आप ध्यान से समझिएगा। ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। तो जब सूर्य से रोशनी हमारी पृथ्वी पे आती है, किरणें आती हैं, तो लघु तरंगों में आती हैं, लेकिन जब ये वापस जाती है तो दीर्घ तरंगों में जाती है। हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में पाई जाने जो गैसें होती हैं, ये दीर्घ तरंगों को रोक लेती हैं और तभी हमारी पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है। तो दीर्घ तरंगें जो है जाती हैं और लघु तरंगें आती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जरा इस चित्र में देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से भी इसको दिखाया गया कि लघु तरंगें आती हैं और दीर्घ तरंगें वापस जाती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हमारा वायुमंडल, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कैसे गर्म होता है, तो दीर्घ तरंगों द्वारा ही गर्म होता है, लंबी तरंगों द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, याद रखना, जब हमारी पृथ्वी के हम धरातल से जब ऊपर की ओर हम जाते हैं तो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये कई जो है संरचनाओं में बटा हुआ है। तो संरचनाओं में सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल। आप इस चित्र में देख करके इसको याद कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम भी पूछा जाता है कि इसका क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वायुमंडल के संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है, शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। सीमित है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। ये गलत हो जाएगा, उल्टा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सौर विकिरण के लिए जो है कैसी होती है? पारदर्शी होती है, और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। उल्टा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कैसे होगा, याद रखना, जब हमारी पृथ्वी से विकिरण दीर्घ तरंगों में वापस जाती है तो यही CO2 गैस होती है जो उसको जाने नहीं देती है और रोक लेती है, इसीलिए हमारी पृथ्वी गर्म होती है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी को गर्म करने में योगदान देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर यही CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आज एक घटना आप लोग सुना होगा, बार बार सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प के संबंध में कौन सा कथन सही है? जल वाष्प के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारे जो वायुमंडल में हवाएं रहती है, जो हवाएं जो है ठंडी या गर्म होती हैं, तो उनमें नमी की मात्रा को हम जल वाष्प कहते हैं। लिखा है, गर्म और जो है आर्द्र उष्ण जो है कटिबंधीय हवा के आयतन का 4% जल वाष्प होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। विषुवत रेखा के पास जलवाष्प ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा है आपका ऑप्शन है इसमें, जलवाष्प वायु को अस्थिर और असंतुलित बनाए रखता है, जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो जलवाष्प अगर कहीं ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बनता रहेगा, उससे जो है वह हवाएं जो है वायु जो है स्थिर और चलती रहेगी और रुकती रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूलकणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो धूलकण भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में जो धूलकण पाई जाती है तो प्रदूषण तो फैलाते ही हैं, वायु प्रदूषण, लेकिन ये हमारे लिए लाभदायक भी बहुत चीज़ों में होते हैं। बादलों का कोहरों का निर्माण करते हैं, ठीक है, और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में भी काम करते हैं। तो वायुमंडल के संगठन में जो है अगर कहा जाए तो गैसों के साथ साथ धूलकण भी होते हैं। तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सूखी हवा के कारण हवाएं के साथ साथ धूलकण भी वायुमंडल में पहुंचते हैं। दूसरा है आपका, धूलकण वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो याद रखना धूलकण पे ही जाकर के वो जो है वर्षा की बूंदें चिपक जाती हैं, तो यह जो है आर्द्रताग्राही के रूप में काम करते हैं। तीसरा, धूलकण मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। गलत हो जाएगा, निचले भाग में पाए जाते हैं, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। वर्षा, कोहरा, धुंध, बादल आदि का निर्माण धूलकणों के प्रतिफल से होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धूलकणों के द्वारा ही वर्षा भी होती है, बादलों का निर्माण भी होता है, धूलकण बादल सब बनते हैं। और अगर बादल नहीं बनेगा तो वर्षा होगी नहीं। तो सब जिम्मेदार किसके लिए? धूलकण के लिए। तो धूलकण लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी हैं हमारे लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, जबकि इसमें 3 नंबर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा जो है, इसके अलावा कोहरा या ओलावृष्टि वायुमंडल के किस मंडल में घटित होता है? तो सबको पता है ये क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे नीचे वाला मंडल है, इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसे याद रखना, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो चाहे आपका वर्षा हो, चाहे जो आपका कोहरा हो, चाहे आपका ओलावृष्टि हो, चाहे जो भी घटनाएं मौसम की होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर पाई जाती है। तो याद रखना ये बिल्कुल सही है। तो याद रखना, अभी चित्र में देखिएगा तो याद रखना, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? विषुवत रेखा पर तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई पर संवहन होता है। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, विषुवत रेखा के पास हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, इसीलिए यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? सबसे ज्यादा है। और याद रखना, बाकी ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे कम है। तो आप चित्र में भी देख रहे हैं और मैंने इसको बता भी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल याद रखना कि जो मोटाई है वो ध्रुवों पे कम है और विषुवत रेखा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो वायुमंडल वहाँ ऊंचा हो जाता है विषुवत रेखा पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल की संरचना में शामिल समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समताप मंडल कहाँ पर है? तो याद रखना, ये जो है क्षोभ मंडल के ऊपर है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है समताप मंडल के बारे में? तो पहला है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले को क्षोभ सीमा कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, यह मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। बिल्कुल सही है। इसलिए जो है समताप मंडल में सारे विमान, वाणिज्यिक विमान उड़ते हैं। इस मंडल में वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ वायु चलती ही नहीं तो ऊर्ध्वाधर का कोई मतलब ही नहीं है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह मंडल या परत कभी कभी विषुवत रेखा के ऊपर लुप्त हो जाती है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब जरा इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको क्षोभ सीमा भी दिख रही है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल दिख रहा है, और आपको देख लेंगे समताप मंडल में वायुयान उड़ते हुए भी इसमें दिखाया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, जो समताप मंडल के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन गैस की परत वायुमंडल के किस मंडल या परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप इस चित्र में देख करके इसको याद कर सकते हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत या मंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं? तो ये मध्य मंडल में, क्योंकि मध्य मंडल में ऑक्सीजन होता है, तो वहां जब पहुंचते हैं तो घर्षण के कारण जो है ये उल्कापिंड जलने लगते हैं, और इन्हें हम टूटते हुए तारे के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन याद रखना, कभी अगर आप सुनते होंगे कि तारा टूटते हुए कभी कभी आपको दिखाई देता है, तो वो उल्कापिंड ही जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है वायुमंडल में, तो वो घर्षण के कारण जलने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो मध्य मंडल में ही जो है उल्कापिंड जलते हैं। जब आप चित्र में देख करके भी इसको याद कर सकते हैं कि अलग अलग मंडल में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जो है कथन आयन मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो आयन मंडल कहाँ पर है? तो ये मध्य मंडल के ऊपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है आपका, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस शास्त्र से के द्वारा
पृथ्वी पर परावर्तित होकर के पुनः वापस लौट आती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो ये पृथ्वी है और ये आपका आयन मंडल यहाँ है, तो जब यहाँ से कोई तरंगे हम छोड़ते हैं तो ये तरंगे यहाँ तक जाती हैं और रेडियो तरंगे फिर वापस यहीं से वापस चली आती हैं। इसीलिए आयन मंडल में ही जो है सैटेलाइट लगाए जाते हैं, जिससे संचार व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सका है। ठीक है, तो अगर आप पृथ्वी से कोई भी तरंग छोड़ेंगे तो आयन मंडल से ही वापस लौट आएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, जिससे कुछ रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती है। गलत हो जाएगा। इस मंडल में जाने पर तापमान बढ़ता है, गलत, मतलब ये कम नहीं होता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 जो गलत है, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो है बाह्य या बहिर्मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा कथन सही है इसको बताना है। तो जो बहिर्मंडल है ये कहाँ पर है? सबसे ऊपर है, आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे ऊपर है ये। ठीक है, पूछा है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है आपका वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को जो है बहिर्मंडल या वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल में वायु को अधिक सघनता पाई जाती है, उसमें वायु नहीं पाई जाती, गलत हो जाएगा। यहाँ भारी गैसें विद्यमान, गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। जो सबसे ऊपर वाला मंडल है वो कौन सा है? तो वायुमंडल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सौर विकिरण और वायुमंडल के गर्म होने के संबंध में सही नहीं है? तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, हमारी पृथ्वी है, तो जब सूर्य की किरणें आती है तो लघु तरंगों में आती हैं, लेकिन जब जाती है दीर्घ तरंगों में जाती हैं और इसी से हमारी पृथ्वी गर्म होती है, तो उसको हम सौर विकिरण कहते हैं। जो ये वापस जाती है दीर्घ तरंगों में, इसको हम सौर विकिरण कहते हैं। तो इसी से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो उसी संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपका, सौर विकिरण धरातल पर लघु तरंगों के रूप में असमान रूप से पहुंचता है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, धरातल सूर्य को विकिरित जो है ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो ऊष्मा हम सूर्य से आती है वो हमको जो है 2 कैलोरी प्रति वर्ग जो है सेंटी प्रति मिनट की दर से प्राप्त होती है। इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। धरातल पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। कैसे? आप इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे वायुमंडल में अगर बादल हैं तो सूर्य की किरणें सीधे नहीं पहुंचेंगी, बादल रोक लेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो है बादल ना हो वायुमंडल में तो सूर्य किरणें सीधे पहुंच जाएंगी, तो उसी कह रहा पारगम्यता की बात हो रही है। डी ऑप्शन है, वायुमंडल सौर विकिरण से ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है, तो गलत हो जाएगा। वायुमंडल याद रखना, सौर विकिरण से जो है ऊपर से नीचे की ओर गर्म नहीं होता, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतया गर्म होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? परावर्तित और सौर विकिरण द्वारा। कैसे? जैसे मान लीजिए हम ये सूर्य, ये आपका पृथ्वी है, ये सूर्य की किरणें आती लघु तरंगों में आती हैं, जब दीर्घ तरंगों में जाती हैं तब हमारा वायुमंडल गर्म होता है, तो इसे हम परावर्तित सौर विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगों को परावर्तित सौर विकिरण कहा जाता है, इसी से हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन धरातल पर सूर्यतप में होने वाली विभिन्नता का कारक है? सूर्यतप में जो विभिन्नता पाई जाती है, हमारे यहाँ कभी कभी सूरज का रोशनी ज़्यादा मिलती है तो कभी कम मिलती है, उसके पीछे कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव 13.5 डिग्री का है, तो कहीं सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है, इससे ये आपको विषुवत रेखा पे, तो ध्रुवों पर रोशनी कम मिलती है, तो झुकाव के कारण ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणों का नतिकोण, जो सूर्य किरणें होती हैं वो तिरछी आती हैं, इसके भी कारण है। दिन की अवधि का जो जैसे मान लीजिए कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये भी कारण होता है। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी कारण है। अगर बादल होगा तो हमारी पृथ्वी कम गर्म होगी, बादल नहीं होगा तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी। और स्थल विन्यास, जैसे स्थल विन्यास का मतलब यहाँ हो गया कि एक तरफ जैसे मान लो कि आपका ये स्थल है, ये आपका जल है, तो स्थल जल्दी गर्म होगा और जल देर में गर्म होगा, तो स्थल विन्यास भी सूर्यतप को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन मेंस में भी लिखने को आया था। ठीक है, और जो है किसमें? आईएएस के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है, इसमें कौन सा कथन सही है। पहला आपका, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है। तो याद रखना, ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उपसौर और अपसौर क्या होता है आप चित्र में देख सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य सबसे दूर होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। दूसरा है अपसौर उपसौर की स्थिति के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम में व्यापक परिवर्तन होता है, कोई मतलब ही नहीं है, इससे परिवर्तन नहीं होता है। दैनिक परिवर्तन जो होता है मौसम का, वो किससे होता है?
तो पृथ्वी के घूर्णन से और परिक्रमण से होता है, ना कि जो है सौर उपसौर से होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। तो अब सौर उपसौर क्या होता है मैंने चित्र में दिखा दिया, इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सूर्यताप जो हमारे पृथ्वी पर सूर्य का ताप पहुंचता है, तो पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचता है तो स्थानिक वितरण होता है, जैसे कहीं पर तापमान ज़्यादा होता है तो कहीं पर तापमान कम होता है। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत रेखा पर वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। याद रखना ये बिल्कुल सही है। तो उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम ताप मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ हवाएं चलती हैं, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बादल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मान लो ये महाद्वीप है और ये महासागर है, एक ही अक्षांश पर होते हुए महासागर देर में गर्म होगा और महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाएगा, एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, शीत ऋतु में और मध्य और उच्च अक्षांश क्या होता है, इसको बता देता हूँ। ये पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा के पास जो अक्षांश होता है उसको निम्न अक्षांश कहते हैं, क्योंकि उसका मान कम होता है। हम जैसे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांश का मान बढ़ता जाता है, तो उसको हम कहते हैं मध्य और उच्च अक्षांश। ये मध्य अक्षांश हो गया, ये उच्च अक्षांश हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्यताप कम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी मौसम है, यहाँ पे सूर्य रोशनी तिरछी पहुंचेगी। तो याद रखना, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु लिखा है, जबकि यहाँ पे शीत ऋतु होता सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थल ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के संबंध में दी गई सूचियों को कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चालन विधि द्वारा क्या होता है, वायु का गर्म होती है, जो हमारी वायु गर्म होती है वो चालन विधि द्वारा गर्म होती है। संवहन द्वारा लंबोत्तापन की प्रक्रिया होती है। याद रखना, जो लंबोत्तापन होता है वो जो है संवहन द्वारा होता है, तभी जो है हवाएं नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती जाती है, तभी बादलों का निर्माण होता है, इसीलिए संवहनीय वर्षा होती है। अभिवहन द्वारा क्या होता है, वायु का क्षैतिज संचरण होता है और ताप हस्तांतरण होता है। जब वायु ऐसे चलती है तो उसे अभिवहन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्बिडो से संबंधित है। तो वापसी की शक्ति को हम एल्बिडो कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया ये पृथ्वी है और इस सूर्य की जो किरणें आती हैं तो इसको हम कहते हैं लघु तरंगों द्वारा आती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं। जब दीर्घ तरंगों में जाती हैं तो उससे एल्बिडो बनता है और हमारी पृथ्वी गर्म होती है। तो वापसी की शक्ति, इसी को नाम क्या दिया गया, वापसी की शक्ति, जो वापस सूर्य किरणें वापस अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, धरातल के किस स्थान पर वायु का तापमान किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। धरातल के अगर किसी स्थान पर वायु का तापमान अगर प्रभावित हो रहा है तो किन कारणों द्वारा होता है। पहला है स्थान की अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कारण होता है। अक्षांश रेखा पे एक ही स्थान पे, जैसे मान लीजिए आपका ये भारत का मैप है, तो एक ही अक्षांश पर दार्जिलिंग भी है, एक ही अक्षांश पर आपका राजस्थान का चुरू है, लेकिन दोनों में अक्षांश एक ही है, लेकिन फिर भी तापमान क्या है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। समुद्र से दूरी, ये भी कारण होता है। महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, ये भी कारण है। जैसे मान लिया ये आपका अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे अगर समुद्री जलधाराएं चलती हैं तो आसपास के तापमान को गर्म कर देंगी। यहाँ ठंडी जलधारा चलती है तो यहाँ आसपास के तापमान को ठंडा कर देंगी, ये भी कारण है। और स्थानीय कारक होते ही हैं, कहीं पे जंगल होता है, कहीं तालाब होता है, कहीं पे नदी होती है, तो वो भी प्रभाव पड़ता है जो धरातल पर सूर्य के तापमान को प्रभावित करता है। तो इसका वायु को प्रभावित करता है, दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि सभी जो है धरातल की किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो कहीं पर वायु गर्म हो जाती है, कहीं वायु ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट आपका कथन और कारण के क्वेश्चन है, सूर्य की ओर झुकी ढाल जो है विपरीत दिशा में झुकी ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्यताप जो है ग्रहण करता है, बिल्कुल सही है। तो सूर्य की ओर झुकी ढाल, जैसे मान लो ये आपका पर्वत है और ये सूरज है। सूर्य रोशनी अगर यहाँ पहुँच रही है तो जो सूर्य के सामने वाला ढाल है वहाँ पर जो है ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होगा, लेकिन जो
जो विपरीत दिशा में झुकी हुई ढाल है अपेक्षा वहाँ सूर्यताप कम प्राप्त होगा। ये पहाड़ है तो यहाँ पे सूर्यताप ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कम प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि ढाल की तीव्रता, कोणीय झुकाव और सूर्य की स्थिति के संदर्भ में उसकी दिशा स्थानीय सूर्यताप की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो जो इसके सामने रहेगा सूर्य वही गर्म होगा, जो सूर्य से विपरीत होगा वो गर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थलीय भाग अधिक है। अब ये होता क्या है समझा देता हूँ। जरा आप इस चित्र में देखिएगा, आपको दिख रहा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थल है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है। तो ये समताप रेखा किसे कहते हैं? समान ताप की रेखा कहते हैं। समान ताप की रेखा अगर कहीं पर तापमान बराबर है तो लाइन सीधी खींची जाएगी, लेकिन अगर स्थल है तो स्थल क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाता है और सागर देर से गर्म होता है। तो जरा आप समताप रेखा के चित्र को देखिएगा, देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो लाइनें खींची गई हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी खींची गई हैं। क्यों? क्योंकि समताप रेखा बराबर नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि स्थल कहीं गर्म हो रहा है कहीं ठंडा हो रहा है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में लाइन लगभग सीधी खींची गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका जो है समताप रेखा का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा स्थलीय भाग अधिक है, इसीलिए लाइन समताप रेखा की उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा जो है विचलन कर रही है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, दक्षिण गोलार्ध में टेढ़ी मेढ़ी कम हो रही है। यही इसका कारण है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसे एनसीईआरटी इसलिए बार बार पढ़ने को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन समताप रेखाओं के संबंध में सही नहीं है? समताप रेखाओं के संबंध में वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। पहला है आपका, जब समताप रेखाएं समीप समीप होती हैं तो उनके बीच की कम दूरी तापांतर की ऊंची दर तीव्रता का संकेत देती हैं। बिल्कुल सही है। अगर लाइन दूर दूर है तो तापांतर कम होगा, अगर लाइन नज़दीक नज़दीक है तो तापांतर अधिक होगा। मान लो जैसे समताप रेखा की लाइन नज़दीक नज़दीक है तो तापांतर अधिक क्यों होगा जानते हैं? तापांतर उसे कहते हैं, अधिक तापमान और निम्न तापमान के अंतर को कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अधिक तापमान कितना है? 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान कितना है? 20 डिग्री, तो अंतर कितना आया? 20 डिग्री का। इसको क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों के अधिक विस्तार के कारण समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं, गलत हो जाएगा। पास पास होती हैं, दूर दूर नहीं होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक नियमित और पास पास होती हैं, गलत हो जाएगा। नियमित तो होती है लेकिन दूर दूर होती हैं, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे पास दूर दूर लिखा है, यहाँ पास पास होगा, और यहाँ दूर दूर होगा, ये पास पास नहीं होगा। तो दो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कब सही होगा? जब हमारा बेसिक मजबूत होगा तभी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन नहीं गलत तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना माइनॉरिटी कोई चेक नहीं कर पाता, ना कोई इतना पढ़ पाता, इसलिए बार बार हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में ताप का वार्षिक परिसर अधिक होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर ज़्यादा गर्म रहता है और अटलांटिक महासागर उसकी अपेक्षा थोड़ा कम गर्म होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा होता है, यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम होता है क्योंकि वहाँ स्थल कम है, वहाँ सागर ज़्यादा क्षेत्र है। जिसका आंसर दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, तापमान के व्युत्क्रमण या प्रतिलोपन तथा ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली वृद्धि की विशेष स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले आपको ये समझा देते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोपन क्या होता है। आपको पता होगा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, लेकिन अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोपन कहते हैं। तो इसमें पूछा रहा कौन सा इसमें कथन जो है क्या कहते हैं, जो है गलत है, कौन सा इसमें कथन गलत है? पहला जो ऑप्शन है आपका, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, लिखा है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण तापीय व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में वायु जो है अचानक गर्म होती है, अचानक ठंडी, क्योंकि ऊंचाई होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रम का होना एक सामान्य घटना है, गलत हो जाएगा। वहाँ तापमान हमेशा उच्च रहता है, वहाँ तापमान कभी कम नहीं होता है। इसके लिए अगला है, इसके लिए सर्दियों की मेघ रहित लंबी रातें आदर्श स्थिति होती हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सर्दियों में जो है बादल नहीं पाए जाते हैं वायुमंडल में, तो ये जो है इससे जो है क्या होता है, तापमान व्युत्क्रमण या तापमान का उल्टा ज़्यादा हो जाता है। और
जो सपकीय व्युत्क्रमण प्रतिलोपन के प्रकार हैं जो शीतोष्ण वातावरण में पाए जाते हैं, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शीतोष्ण वातावरण कैसे बनते हैं? एक तरफ ठंडी हवा हो, एक तरफ गर्म हवा हो, तो उससे जो वातावरण बनता है उसे हम शीतोष्ण वातावरण कहते हैं। उसमें ठंडी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें जो है आपको याद रखना केवल 2 गलत हैं, ठीक है, केवल 2 जो है आपका गलत है। यहाँ पर जो है सामान्य घटना नहीं होती क्योंकि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा तापमान उच्च रहता है भूमध्य रेखा पर, कभी यहाँ पे तापमान कम नहीं होता। तो याद रखना 26 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल को जब हम वायुमंडल के दाब को मापते हैं तो हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। ये भी आपको बता देता हूँ। अगर बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो इसका मतलब लो प्रेशर बन रहा है, तो इससे वर्षा होने का संकेत होता है, ठीक है। अगर बैरोमीटर अचानक गिर जाएगा तो तापमान अचानक गिरेगा तो तूफान आने का संकेत होता है, इससे आंधी तूफान आते हैं। और अगर बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर होगा तो इसका मतलब लो प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, तो इससे जो है क्या होगा? तो इससे मौसम साफ हो जाता है। तो ये इस बात को याद रखना कि बैरोमीटर अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा, तेजी से गिरेगा तो तूफान, और ऊपर उठेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होती है? तो घड़ी की सुई के चलने की दिशा के अनुरूप होती है। तो याद रखना ये जो है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वो इस तरह घूमेगी निम्न वायुदाब के चारों तरफ, ठीक है। आप चित्र में दे सकते हैं घड़ी के जो है अनुरूप घूम रही है, क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पृथ्वी पर वायुदाब कहीं पे ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है। वायुदाब क्या होता है? अगर यहाँ मान लो एक ए क्षेत्र है, एक बी क्षेत्र है। ए क्षेत्र में तापमान यहाँ ज़्यादा है, अगर यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ अगर मान ठंडी हवा है, यहाँ अगर मान लो ठंडी हवा है तो यहाँ पर ठंडी हवा होने से वायुदाब क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। तो इसे हम कहेंगे उच्च प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के समय कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विषुववृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पृथ्वी है तो यहाँ पे जो है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में निम्न प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपको चित्र में दिखा देता हूँ। 30 उत्तरी और 30 दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं, गलत हो जाएगा। ये 30 नहीं होगा, ये होगा 60 से 65 होगा, 60 से 65 होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और समुद्र पर सबसे अधिक वायुदाब होता है, भी बिल्कुल सही है। अब जरा इस चित्र को देखेंगे तो वायुदाब के पृथ्वी पर ये टोटल निम्न और वायुदाब कितने बने सब इसमें दिखा दिया गया है। 3 निम्न वायुदाब क्षेत्र हैं और 4 उच्च वायुदाब क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना उसी चीज को एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऊंचाई के साथ हवा का दाब हमेशा घटता जाता है, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती है। निम्न में से किन कारणों पर यह निर्भर करता है? मतलब ये है जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वायुदाब कम नहीं होता है, क्यों कम नहीं होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है हवा के घनत्व, अगर हवा घनत्व कहीं ज़्यादा हो गया तो नहीं होगा। जलवाष्प की मात्रा अगर कहीं ज़्यादा हो जाएगी तब भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर कहीं कम हो गई तब भी नहीं होगा। और समुद्र से दूरी अगर है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि वायुदाब को कम और ज़्यादा करने में अपना योगदान देता है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ऊंचाई पर जाने पर हमेशा जो है दाब क्या होता है? घटता है, लेकिन कभी कभी जब दाब बढ़ जाता है तो उसके पीछे यही कारण है, तीनों कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है, जो निम्न में से किसके संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है? इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वायु क्या होती है और पवन क्या होता है। वायु स्थिर होती है, लेकिन अगर वायु में मूवमेंट आ जाए तो उसको हम पवन कहते हैं। मान लो अगर कहीं लो प्रेशर बन जाता है तो हाई प्रेशर जहाँ बनेगा वो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? पवन। तो याद रखना वायु स्थिर होती है और पवन गतिशील होती है। तो पूछ रहा है कि इसमें संयुक्त प्रभाव क्या पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो दाब प्रवणता बल, कहीं पे दाब कम तो कहीं दाब ज़्यादा, पहला कारण।
घर्षण बल ये भी कारण होता है, और कोरियोलिस बल ये भी कारण होता है। तीनों बल हैं जिसके कारण से वायु और पवन में ये भिन्नता आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन वायुदाब और पवनों के संबंध में सही नहीं है? इसमें कौन सा है जो वायुदाब और पवन के संदर्भ में सही बात नहीं हो रही है, इसमें नहीं कही गई है? पहला है आपका, पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण से मुक्त होती हैं। बिल्कुल सही है। मान लो ये पृथ्वी है, तो याद रखना 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब हवाएं चलती हैं, पवन चलती है, तो पृथ्वी से इसका कोई मतलब नहीं है, वो घर्षण नहीं होता। पृथ्वी से घर्षण से कोई मतलब ही नहीं है, वो ऊपर आराम से चलती रहती हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं तो ऐसी पवनें भू जो है विक्षेपित पवनें कहलाती हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समदाब रेखा मतलब ये हो गया, जब समान दाब की रेखा होती है और हवाएं चलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विक्षेपी पवन कहते हैं। ये जल्दी विक्षेपित नहीं होती हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, उच्च वायुदाब क्षेत्र से चारों ओर पवनों का जो परिक्रमण चक्रवातीय परिसंचरण कहलाता है। ये गलत हो जाएगा। इसे हम याद रखना, जब उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर पवनें चलती हैं तो उसे चक्रवातीय नहीं, उसे संवहनीय परिसंचरण तंत्र कहते हैं, चक्रवातीय नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो याद रखना गलत है। ठीक है। इसके अलावा पवनों की दिशा और गति अब केंद्रीय त्वरण जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, खासकर दक्षिणी अटलांटिक में और दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण क्या है? ये पूछा गया है। तो याद रखना, यहाँ कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। कोरियोलिस बल यहाँ उत्पन्न ही नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर कमजोर होता है। इसीलिए याद रखना, यहाँ पर चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। और कोरियोलिस बल क्या होता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, अगर आप सर्च करेंगे तो पहला वीडियो मेरा ही आएगा कोरियोलिस बल का, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से जब पूर्व की ओर घूमती है तो हवाएं जो है इसकी विपरीत ऐसे घूम जाती हैं, तो इसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है। आप चित्र में इसको देख लीजिएगा, इसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसी से हवाएं अपनी जो है दिशा बदल देती हैं। तो इसका वीडियो मैंने एक डाल दिया है, तो आप उसको जा करके वहां से देख करके याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखना, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अब ये कोरियोलिस बल होता क्या है, मैं एक वीडियो यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल कोरियोलिस बल के बारे में अच्छे से याद हो जाएगा कि कोरियोलिस बल होता क्या है। ठीक है। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको ऊपर वाले भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कोरियोलिस बल क्या है, इसको जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल है, या कहें यह एक प्रकार का छद्म बल है, जो हमेशा गतिमान वस्तु के गति और दिशा को प्रभावित करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाईं ओर विक्षेपित करने में तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करने में मदद करता है। इसकी सबसे प्रथम जानकारी फ्रेंच विद्वान जे कोरियोलिस ने दिया था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। बाद में इस बल को फेरेल महोदय ने स्पष्ट किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने के कारण अधिक तापमान रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर को उठने लगती हैं। परिणामतः यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के घूर्णन के कारण नीचे उतरने लगती है। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब प्रदेश की ओर गमन करती है, जिसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसे हेडली सेल भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच वायु विक्षेपित हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है। इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं।
30 डिग्री से 35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने की प्रवृत्ति के कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गमन करने लगती है। इसे ही पछुआ पवनें कहते हैं तथा इस क्षेत्र को फेरल सेल कहा जाता है। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांश पर अर्थात ध्रुवों पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है। परिणाम स्वरूप हवाएं ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। इस हवा को ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहते हैं तथा इस क्षेत्र को ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल कहते हैं। ध्रुवीय पवनें की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो आज हमने जाना कोरियोलिस बल के बारे में, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें तथा ध्रुवीय पवनें के बारे में, तथा इसी के साथ साथ फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल के बारे में जाना। यदि यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें तथा आगामी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि कोरियोलिस बल क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उसमें जो असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं वो याद रखना, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ही आते हैं, ठीक है। और याद रखना उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल सागरों पे आते हैं, उत्पन्न होते हैं और प्रभाव महाद्वीपों पे पड़ता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति गर्म सागरों के ऊपर होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं, याद रखना। दूसरा, विषुवत पर कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण इसकी उत्पत्ति यहाँ नहीं होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर जो है चक्रवात नहीं आते क्योंकि यहाँ कोरियोलिस बल होता ही नहीं है। तीसरा है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र के कारण तापमान में भिन्नता पाई जाती है, गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र बनते ही नहीं है, वाताग्र शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं जब ठंडी और गर्म हवाएं दो होती हैं तब। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती है तो उसको हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लिखा है इसमें कौन सा कथन जो है विचार करना है, इसमें जो है सही कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में संभव होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल और सागर दोनों पर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा जलीय क्षेत्र पर उत्पन्न होता है, सागर पे मतलब स्थल पे नहीं होता है। तो इसका आंसर ए होगा जो बिल्कुल सही है, बाकी उसमें ऑप्शन सब गलत है। नेक्स्ट आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है क्या चीज? तो चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन पर पहुंचना। जब चक्रवात जो है समुद्री तट को पार करके, मान लो भारत का मैप है, जब चक्रवात जो समुद्री तरंग ये क्या कहते हैं तट को पार करके और जमीन पर जब पहुंचता है, प्रभाव डालता है, तो उसे हम लैंडफॉल कहते हैं। लैंड की ओर वो फॉल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। तड़झंझा अल्प समय के लिए कम क्षेत्रफल पर आक्रामक रूप से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। तो तड़झंझा मतलब हो गया तूफान से, जो बादल गरजते हुए जो तूफान आता है उसको कहते हैं। आर्द्रता के कम होने पर तड़झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धूल भरी जो आंधियां आती हैं, बादल गरजते हैं, उसी को तड़झंझा कहते हैं। ये बहुत कम क्षेत्रफल पर अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, चक्रवातों के आकार की दृष्टि से छोटे किंतु स्वभाव से प्रलयकारी टॉर्नेडो के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना, चक्रवात कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चक्रवात को जाना जाता है, अभी उसको बता देता हूं मैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ आता है? तो टॉर्नेडो आता है अमेरिका में, ठीक है। अब अमेरिका में टॉर्नेडो आता है, टॉर्नेडो के बारे में पूछ रहा है कि ये जो है छोटे क्षेत्र पर आते हैं लेकिन बहुत प्रलयकारी होते हैं। तो ये इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका, टॉर्नेडो की उत्पत्ति मुख्य रूप से विषुवतीय क्षेत्र में होती है। तो टॉर्नेडो की उत्पत्ति विषुवतीय क्षेत्र में जो है नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा।
टॉर्नेडो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक रूप होता है, गलत हो जाएगा। टॉर्नेडो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ऊपर होता है, ना कि शीतोष्ण होता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आकार एक कीप या जो है छलनी के समान होता है, जिसका पतला भाग धरातल से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 और 2 गलत है, जो कि तीसरा सही है। अब टॉर्नेडो का चित्र देखिएगा, तो टॉर्नेडो का आप चित्र देख करके आपको लग जाएगा कि ये धरातल से लेकर के वायुमंडल तक जुड़ा होता है, इसी को टॉर्नेडो कहते हैं। और दुनिया में कौन कौन से चक्रवात कौन किस किस नाम से आते हैं, इस लिस्ट में आप देख करके याद कर लीजिएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं, भारत में उसे चक्रवात ही कहते हैं। आपका अमेरिका में टॉर्नेडो कहते हैं, इसी को हरिकेन भी कहा जाता है, हरिकेन भी वहीं पे आता है। और टाइफून कहा आता है, ये आपका चीन में, फिलीपींस में आता है। तो ये लिस्ट दे दिया, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्थ चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पर्थ चक्रवात होता है क्या, पहले बता देता हूँ। पहले चक्रवात क्या होता है, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इसको क्या क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो पर्थ चक्रवात किसे कहते हैं, जब केंद्र में हाई प्रेशर हो जाता है और बाहर लो प्रेशर हो जाता है, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं, इससे मौसम साफ हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है आपका पर्थ चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। तो उच्च वायुदाब इसके हाई प्रेशर होता है और चक्रवात में लो प्रेशर होता है। पर्थ चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा आकार में छोटा होता, गलत हो जाएगा, बड़ा होता है। इसका आंसर केवल 1 होगा, जो आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस पर भूमंडलीय पवनों का प्रतिरूप निर्भर करता है। तो भूमंडलीय पवनों का प्रतिरूप किस पर निर्भर करता है। पहला है आपका वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता के कारण, तापमान में भिन्नता होती है अलग अलग अक्षांशों पे, पहला प्रभाव। वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन होता है, ये भी एक प्रभाव पड़ता है कि जब याद रखना, ये आपको वायुदाब पेटी है, तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर नीचे जाएगा वैसे वायुदाब की पेटी ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि वायुदाब पट्टी या तो हाई प्रेशर बनेगी या तो लो प्रेशर बनेगी। पृथ्वी का आकार से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, वायुदाब पट्टियों की अनुपस्थिति कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है। जो एक जो है अभिसरण क्षेत्र होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। ये होता क्या है, ये तापमान की एक पेटी होती है। जब सूर्य, याद रखना, ये मान लो पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिण होता है, तो तापमान की पेटी ऊपर नीचे होती रहती है, आप चित्र में देख सकते हैं। इसी को कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और इसी के द्वारा हमारे मानसून की उत्पत्ति भी होती है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ये कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे, क्योंकि विषुवत रेखा पे तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन पछुआ पवनों के संबंध में सही है। पछुआ पवनें कौन सी होती हैं, तो पछुआ पवनें याद रखना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के याद रखना, यहाँ पर विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर 30 से 35 के बीच में हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से हवाएं चलती है, इसे हम व्यापारिक पवन कहते हैं। और ये जो है कौन सी पवनें होती है, पछुआ पवनें होती हैं, जो 30 से और 60 के अक्षांशों के बीच में चलती हैं, ठीक है। अब अभी आपको चित्र में दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं कौन सा कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है आपका, यह पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से अधो ध्रुवीय निम्न जो है दाब कटिबंध की ओर चलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जरा आप चित्र में देखिएगा, तो ये देखना, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चल रही है, इसी को हम पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा, बाकी इसमें सारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। और पछुआ पवनों का सर्वाधिक विकास जो होता है 30 से 45 नहीं होता, 30 से 60 जो है जो दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध दोनों में होता है। लेकिन अगर सबसे अधिक प्रभाव देखा जाए तो 30 से 45 नहीं होता है, दक्षिण गोलार्ध में 30 से नहीं 40 से 60 तक की स्थिति में देखा जाए अक्षांश में, तो पछुआ पवनों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यही पछुआ पवनें जब 40 डिग्री पहुंचती हैं तो इन्हें हम 40 पहुंचते हैं, 50 पहुंचते 50 कहते हैं, और 60 पहुंचते हैं 60 कहते हैं। ये भी आपने सुना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो ए हो जाएगा, जो बाकी सही है, बाकी इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट आपका, ध्रुवीय पवन के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन असत्य कथन की में पहचान करनी है, कौन सा इसमें कथन असत्य है। पहला है, यह पवन अत्यंत ठंडी और भारी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्रुव से चलती है। ध्रुवों से जब पोल से चलती है तो यहाँ पोल पर हमेशा ठंडी होती है, तो यहाँ से चलती है, इसे अत्यंत ठंडी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, यह उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, आप इसको चित्र में भी देखिएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। जब ये चलती है तो ऐसे चलती है, तो इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पूरब से, ये दक्षिण पूरब है, दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है, ऐसे, ठीक, ये वाला।
खास करके उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं हो रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में वो जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में इस पवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, गलत हो जाएगा। ध्रुवीय पवन का उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं, जबकि ये पवन पोल पे चलती है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। और इस पवन में जल वाष्प धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि ठंडी होती है, तो ये वाष्पीकरण करती नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलने वाली मानसूनी पवन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो मानसूनी पवन हमारे यहाँ आती है और दिशा बदल देती है, 6 महीना उत्तर से दक्षिण, 6 महीना दक्षिण से उत्तर की ओर चलती रहती है। पूछा रहा है में कौन सा कथन असत्य है। पहला है आपका, यह पवन मुख्य रूप से भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में बहती है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, केवल भारत में बहती है और आपका जो है इंडोनेशिया इन क्षेत्रों में। शीतकालीन मानसून में वायु का तीव्र बहाव होता है, जिससे दक्षिण पश्चिम जो है दिशा में चलती हैं, गलत हो जाएगा। शीतकाल में इनकी दिशा जो है क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व हो जाती है, ना कि दक्षिण पश्चिम हो जाती है। अब जरा इस चित्र में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शीतकाल में जनवरी में ये दक्षिण से जो है दक्षिण पश्चिम नहीं चल रही है, ये कैसे चल रही है, उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है, भारतीय पवनों के बारे मानसून के बारे में। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी क्षोभ मंडल की ऊपरी शास्त्रों में चलने वाली जेट वायुधारा की प्रमुख विशेषता होती है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर जेट धाराएं चलती हैं, उनमें कौन सी विशेषता होती है। पहला है आपका, यह जेट धारा क्षोभ सीमा के समीप बड़ी तेजी से पश्चिम से पूरब की ओर निरंतर चलती रहती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर क्षोभ मंडल में याद रखना जेट हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम जेट हवाओं को पछुआ पवन भी कहते हैं, इनकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाकी इसमें सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता ध्रुवीय व ताग्र जेट वायुधारा के संबंध में सही नहीं है। तो ध्रुवीय जो है याद रखना व ताग्र जेट वायुधारा होती क्या है, पहले चित्र में इसको देख लीजिएगा। ये धारा कहाँ चलती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है। वायु व ताग्र क्या होता है, ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से व ताग्र का निर्माण होता है। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आपका, मध्य अक्षांशीय और ध्रुवीय व ताग्र जेट वायुधारा वायुदाब में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, गलत हो जाएगा। अंतर के कारण उत्पन्न नहीं होती है, खासकर कौन सी जो ध्रुवीय वातावरण होता है, याद रखना ये पोल पे होता है, मध्य अक्षांशों से कोई मतलब ही नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प की मात्रा और आर्द्रता से संबंधित दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो वायुमंडल में जो है वो जलवाष्प होता है और आर्द्रता होती है, तो उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है आपका, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात में जो है सापेक्षित आर्द्रता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जितना तापमान होता है और जो वहाँ पे जल ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे हम सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आर्द्रता दो प्रकार की होती है, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता, दोनों की परिभाषा को यहाँ दे दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसको हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं जल चक्र को कैसे दिखाया गया है, इसको देख सकते हैं। याद रखना, वाष्पीकरण होता है सागरों से, बादल बनता है, बादल उड़ के आते हैं महाद्वीपों पर टकराते हैं और फिर वर्षा करते हैं, वर्षा को संग्रहण कहते हैं, और फिर नदियों द्वारा पानी समुद्र में वापस चला आता है। आप जो है चित्र को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको जल चक्र कहते हैं। तो वाष्पीकरण और संग्रहण यही दो कारण होते हैं कि जो जल जो है लगातार वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के बीच आदान प्रदान लगातार होता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कथन की पहचान करनी, उपयोग में से कौन सा कथन वाष्पीकरण के संबंध में सही है, ठीक है। पहला है आपका, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होकर होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घटती है, गलत हो जाएगा। जब तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर की क्षमता बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। वायु की गति जितनी अधिक होती है वाष्पीकरण दर उतनी ही कम होती, गलत हो जाएगा।
जितनी तेज वायु गति होगी उतना ही तेज वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, जबकि 1 सही है, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। अब बहुत छोटी छोटी बातों को इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में संघनन। संघनन मतलब होता है वर्षा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया में निम्न में से किन परिस्थितियों जो है में संभव होती है। तो जो संघनन किन मतलब वर्षा या संघनन किन परिस्थितियों में होती है। पहला है आपका, जब हवा का तापमान घटकर उष्मांक तक पहुंच जाए किंतु उसका आयतन स्थिर रहे तब वर्षा होती है, बिल्कुल सही। और जब हवा का आयतन ऊष्मा की मात्रा बढ़ाए बिना ही बढ़ जाती है, ये भी एक कारण है। तो ए और बी यही 2 कारण है जिनकी वजह से वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का संबंध हवा के फैलाव और ऊपर उठने से होता है, बिल्कुल सही है। तो जो हवा फैलती है और ऊपर उठती है उसको हम रुद्धोष्म कहते हैं। हवा का क्षैतिज विस्थापन रुद्धोष्म और अवरोही ताप परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट आपका, संघनन के विभिन्न रूप के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो संघनन मतलब क्या, वर्षा के संबंध में इसमें जो कथन दिया गया है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपका, जब तापमान उष्मांक तक गिर जाता है तो संघनन होने लगता है। याद रखना, जब बादल में तापमान कम होता है तभी संघनन होता है, वर्षा होती है, जिससे ओस, पाला, कोहरा और कुहासा का निर्माण होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओस के निर्माण के लिए उच्च सापेक्ष आर्द्रता के साथ साथ तापमान का हिमांक के नीचे होना आवश्यक है, गलत हो जाएगा। हिमांक के नीचे हो जाएगा तो ओस पाला में बदल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, तुषार या पाला के निर्माण के लिए तापमान का हिमांक के ऊपर होना आवश्यक है, गलत हो जाएगा। हिमांक के नीचे होना मतलब कि 0 सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान होना होगा तो हिमांक कहते हैं। तो हिमांक जब 0 से नीचे तापमान होगा, माइनस में होगा, तब होता है तो पाला पड़ता है। यानी ओस की बूंदें जब जम जाती हैं तो उसे पाला कहते हैं। जरा इस चित्र में देख लीजिएगा, एक तरफ ओस को दिखाएगा, एक तरफ पाला को दिखाएगा। तो ओस की बूंदें जब जम जाती हैं तो उसी को हम पाला कहते हैं। ये माइनस डिग्री तापमान होता है तब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। 2 और 3 गलत है, बाकी इसमें पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कोहरा या कुहासा धुंध के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन कौन सा नहीं है, ये हमें चुनना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपको, भौमिक विकिरण द्वारा धरातल और उसके समीप बने कोहरे को विकिरण कोहरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो धरातल के पास जब धूल कण होते हैं, जब यहाँ से जो है लगातार वाष्पीकरण होता है तो धूल कण आकर धूल कणों पे जो है पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, तो इन्हें हम विकिरण कोहरा कहते हैं, ठीक है। या पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा है, विकिरण कोहरे के विरुद्ध अभिवहन कोहरा पतला होता है, गलत हो जाएगा। अभिवहन कोहरा बहुत मोटा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत दूर तक चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र के निकट कोहरे का निर्माण होता है किंतु कुहासा नहीं होता, गलत हो जाएगा। कुहासा नगरीय क्षेत्रों में होता है, कोहरे का निर्माण मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान में उष्मांक के नीचे गिरने का पर परिवर्तित बादलों में कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा बादल होता है, पच्छाद मेघ। पच्छाद मेघ याद रखना सबसे ऊंचे होते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आप चित्र में देख सकते हैं। जो पच्छाद मेघ होते हैं ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बादलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बादलों के संबंध में कौन सा कथन देखा जा रहा है जो सही नहीं है। अस्तरीय मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बड़े भाग पर फैले होते हैं, भाग पर होते, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अस्तरीय मेघ होते हैं, ठीक है। मेघ अलग अलग प्रकार के होते हैं। वर्षा मेघ सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। वर्षा मेघ सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी होते हैं। आजकल जो बादलों में जो आप देखेंगे तो बादल ज़्यादा छाए होने से कभी सूर्य किरणें दिखाई पड़ती हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो इसका मतलब जो वर्षा मेघ होते हैं ये बादलों इस सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं, तो पारदर्शी नहीं होते या पारदर्शी होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सब सही हो जाएगा। इसके अलावा अस्तरीय मेघ का निर्माण कोहरे की निचली परतों में होता है, बिल्कुल सही। और अस्तरीय मेघ से जल वृष्टि या हिमवृष्टि होती है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो गलत है, ये पारदर्शी नहीं अपारदर्शी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर वर्गीकृत बादलों में कौन शामिल हैं? तो कपासी और स्तरीय मेघ इसमें शामिल होते हैं, जबकि पश्चाप कपासी और स्तरीय कपासी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संवहनीय वर्षा। याद रखना, वर्षा 3 प्रकार की होती है, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा सबसे अधिक होती है विषुवत रेखा पर। तो संवहनीय वर्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन मतलब उनको विचार करना है और में कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करनी है। पहला है आपका, यह वर्षा प्रायः विषुवतीय क्षेत्र में, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संवहनीय वर्षा होती कैसे है? मान लो यहाँ तापमान गर्म हुआ, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर के बादलों का निर्माण करती हैं और तुरंत अचानक वर्षा कर देती हैं। जिस स्थान पर बादल बनता है वहीं वर्षा होती है, तो उसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो विषुवत रेखा पे सबसे अधिक कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, इसको अच्छे से याद रखना। दूसरा है आपका, इसमें मूसलाधार वर्षा होती है जो कम समय के लिए होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूसलाधार वर्षा होती है, बड़ी मोटी मोटी बूंदें होती हैं और कम समय में वर्षा होकर खत्म हो जाता है। तीसरा है आपका, यह वर्षा कपासी मेघों के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। तो कपासी मेघ मतलब कपास के आकार के मेघ होते हैं, उनके द्वारा होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वर्षण के संबंध में वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से में पाया जाता है? तो ये पर्वतीय वर्षा में पाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? ये मान लो पर्वत है। जब बादल आता है तो बादल जिस पर्वत के जिस भाग में टकराएगा वहाँ वर्षा ज़्यादा करेगा, जिस भाग में वर्षा नहीं करेगा क्योंकि बादल नहीं पहुंच पाएगा, तो इस पूरे क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये पर्वतीय वर्षा में ऐसा होता है, जब पर्वतों से बादल टकराते हैं तब। चित्र में आप देख करके इसको भी याद कर सकते हैं। ये पर्वतीय वर्षा में ही वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चक्रवातीय वर्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला, यह वर्षा प्रायः निम्न और उच्च अक्षांशों पे होती है, गलत हो जाएगा। चक्रवातीय वर्षा निम्न अक्षांशों पे होती है, विषुवत रेखा और जो है कर्क और मकर रेखा के पास होती है। तो ये उच्च अक्षांशों पर ऐसी वर्षा नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें गर्म और ठंडी वायु राशि टकराती है जिससे भीषण तूफानी चक्रवाती उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार में वर्षा वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें कौन सा कथन सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। पहला है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी आती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कि पृथ्वी है तो विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो यहाँ वर्षा होगी अधिक। जैसे से हम पोल की ओर जाएंगे तो वैसे वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान कम होता है, तो भी पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महासागर बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा है आपका, विषुवतीय वृत्त से 35 से 40 उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर वर्षा कम होती है, पूर्वी तटों पर वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी तटों पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 है जो गलत है, बाकी सब इसमें सही है। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करनी है। में कौन सा कथन सही है? पहला है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशि मिलती हैं तो उसके मध्य सीमा को वत्तागर कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ठंडी वायु और गर्म वायु मिलती है तो इससे वत्तागर का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि दो भिन्न राशियां वायु की राशियां हैं, आप जो है चित्र में देख सकते हैं, वत्तागर को यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा है, वत्तागर मुख्य रूप से निम्न अक्षांशों में निर्मित होते हैं, गलत हो जाएगा। निम्न अक्षांश मतलब विषुवत रेखा पे ये जन्म नहीं लेते हैं, ये उच्च और मध्य अक्षांशों पर बनते हुए वत्तागर निम्न अक्षांशों में अर्थात विषुवत रेखा पे नहीं बनते हैं, तो 2 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर पूछा कौन सा इसमें जो है सही है, तो केवल इसमें एक सही है, तो जो है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं? तो याद रखना, अक्षांश, उच्चावच, महासागरीय धाराएं और जल और स्थल की विषमता, ये सब कारण मिल करके जो है किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, तो याद रखना यहाँ जो उच्च अक्षांश का क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान हमेशा क्या होता है? कम होता है। विषुवत रेखा तापमान अधिक होता है, तो जलवायु को प्रभावित करेंगे। उच्चावच पर्वत है, एक तरफ मैदान है तो जलवायु प्रभावित होगी, मैदान में अलग जलवायु, पर्वतों पे अलग जलवायु। महासागरीय जलधाराएं जहाँ चलती हैं, तो जहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है वहाँ अलग जलवायु, जहाँ गर्म जलधारा चलती है वहाँ गर्म जलवायु। स्थल और जल की जो विषमता, ये भी जलवायु का कारण होता है, तो इसलिए अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया है? तो जलवायु जो कोपेन ने वर्गीकरण किया है उसमें जो है अनुभाविक जो है पद्धति को अपनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेन के अनुसार वर्गीकृत जलवायु के प्रकार में कूट अक्षर AM का प्रयोग किस जलवायु के संदर्भ में किया जाता है? तो कोपेन ने जब जलवायु का जब वर्गीकरण किया था तो उन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पे किया था, ठीक है। तो उसमें कौन सा है जो AM को दर्शाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस चित्र में देख करके भी ये देख सकते हैं कि AM को कहाँ दिखाया गया है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला आपका, यह जलवायु प्रदेश विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्द्र है और उष्णकटिबंधीय जलवायु विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। तो पहला सही हो जाएगा। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर पश्चात तीव्र वर्षा होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 से 5 बजे के बीच में अधिक वर्षा यहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र में होती है। यह जलवायु प्रदेश में विरल जैव विविधता पाई जाती है। गलत हो जाएगा। यहाँ पे सघन जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा तापमान अधिक होता है तो यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के सूडान, बेल्ट पठार और ब्राजील के कैंपस में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और सवाना प्रकार की जलवायु में घास बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर मांसाहारी जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की इसमें पहचान करनी है। पहला है आपका, यह जलवायु प्रदेश जो है जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में 45 से 60 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 45 से जो है 60 नहीं 50 के बीच पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क और गर्म होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ठंडी में वर्षा होती है, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा शीतकाल में होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, जबकि 1 गलत है। नेक्स्ट आपका, चीन प्रकार की जलवायु के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो जब जलवायु चीन पाई जाती है उसे हम चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। चीन तुल्य जलवायु के संबंध में कहा जाए कौन सा कथन सही है? तो लिखा है, यह जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 50 से 60 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। गलत हो जाएगा। 50-60 नहीं 40 से 60 के बीच पाए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो है गर्म और आर्द्र होती है, शीत ऋतु में ठंडी जो हल्की ठंडी होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 होगा जो सही है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन मानसूनी जलवायु की विशेषता को अभिव्यक्त करता है? तो मानसूनी जलवायु इस पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यह जलवायु दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, प्रशांत जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भी ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। बाकी इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है? तो याद रखना, यहाँ पर निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु पाई जाती है। यहाँ पर तो याद रखना जो है सवाना जलवायु कहाँ पाई जाती है? आप चित्र में देख सकते हैं, यही अफ्रीका के क्षेत्र में सवाना जलवायु पाई जाती है। मांसाहारी जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से जलवायु प्रदेश मध्य अक्षांशीय अर्ध मरुस्थलीय उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा स्टेपी जलवायु। तो स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मध्य अक्षांशों पाए जाते हैं, अमेरिका और यूरोप के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक टैगा जलवायु प्रदेश के संबंध में सही नहीं है? तो टैगा जलवायु कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इसके संबंध में है। पहला ऑप्शन है आपका, यह जलवायु प्रदेश महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में टैगा जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी जो है मौसम होता है। यह जलवायु प्रदेश में कठोर लकड़ी पाई जाती है। गलत हो जाएगा। कठोर लकड़ी नहीं पाई जाती, मुलायम लकड़ी पाई जाती है। इसीलिए जो टैगा जलवायु कनाडा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर लकड़ी उत्पादन कागज और लकड़ी उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये मुलायम लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी नहीं होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जो है काई, लाइकेन और चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती हैं? तो याद रखना ये पाया जाता है आपका टुंड्रा जलवायु में। तो टुंड्रा जलवायु बिल्कुल पोल पे पाया जाता है, आप चित्र में देख सकते हैं, ये बिल्कुल पोल पाया जाता है। यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती क्योंकि तापमान कम होता है या वर्षा कम होती है। तो यहाँ काई और लाइकेन पाई जाती हैं और चट्टानों पर कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो टुंड्रा जलवायु ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन करा दिया है। कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।